सिमरना क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय दंड संहिता का एक महत्वपूर्ण सेक्शन धारा 93, 94 और 95, 93, 94 और 95 को लेकर आज चर्चा करेंगे। एग्जाम में यहाँ से बेसिकली वैसे बड़ा क्वेश्चन तो आने की संभावना नहीं है, पर कभी-कभी छोटे क्वेश्चन के रूप में यहाँ से पूछ लिया जाता है। धारा 93 सेक्शन 93 क्या कहता है? सेक्शन 93 सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, यानी गुड फेथ में अगर कोई कम्युनिकेशन किया गया है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ऐसे गुड फेथ में अगर किसी को कोई संसूचना दी जाती है तो उस संसूचना से अगर कोई अपहानि हो जाती है तो क्या ऐसी संसूचना देने वाला व्यक्ति उस अपहानि के लिए उत्तरदायी है? क्या उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध होगा? इसी चीज को सेक्शन 93 है वो डिफाइन करता है। ये क्या कहता है कि सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना गुड फेथ में दी गई होनी चाहिए। जानबूझ के किसी को कोई चीज बताते हैं और उससे उसको नुकसान हो जाता है तो वो नहीं, या गुड फेथ में सद्भावपूर्वक ऐसी संसूचना दी गई होनी चाहिए। अगर गुड फेथ में किसी को कोई सूचना देते हैं, जैसे जहां गुड फेथ में किसी को कोई संसूचना दी जाती है, किसी के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है और उस संसूचना से सामने वाले को ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद अगर किसी प्रकार की अपहानि हो जाती है तो उसके लिए सूचना देने वाला व्यक्ति दोषी नहीं है। देखिए, गुड फेथ में दी गई संसूचना, सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो ऐसी सूचना देने के बाद घटित होती है। उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है। उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को जिसे वह दी गई है, जिसे वह दी गई है, जो उस व्यक्ति को जिसे वह दी गई हो, जिसको दी है उसको, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है, फायदे के लिए दी गई है। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन ये कहता है कि सद्भावपूर्वक दी गई सूचना को अपहानि के कारण अपराध नहीं है। यानी गुड फेथ में अगर किसी को कोई सूचना दी जाती है और उस सूचना से कोई उसको अपहानि हो जाती है, किसको हो जाती है? जो उस व्यक्ति को जिसे वह दी गई है। यानी ए ने कोई सूचना दी किसको? बी को। ए ने सूचना दी किसको? बी को, और ऐसी सूचना देने से बी को कोई अपहानि हो जाती है तो ये जो अपहानि होगी वो अपराध नहीं होगी, वो अपराध नहीं होगी। ये उस व्यक्ति को हो रही है, ये उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है। यानी इस ए ने इस बी के फायदे के लिए इसको ये सूचना दी है और ऐसी सूचना देने से, ए के द्वारा बी को सूचना देने से बी को किसी प्रकार की अपहानि हो जाती है तो ए ऐसी अपहानि के लिए दोषी नहीं है, अपराधी नहीं है। बस सीधी सीधी सी बात इतनी सी समझ लो आप कि जो सूचना दी गई है वो इस जिसको दी गई है उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है। भाई इसमें इसकी भलाई है, सूचना देना जरूरी है ताकि ये अपना समय पर कुछ कर सके। ऐसी सूचना इसके फायदे के लिए दी गई है और फायदे के लिए सूचना देते ही इसको जैसी सूचना मिली, इसको कुछ भी हो गया, चाहे इसकी मृत्यु क्यों न हो जाए, लेकिन मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। इसको सूचना दी गई, सूचना देते ही इसकी डेथ हो जाती है या कोई अन्य अपहानि हो जाती है तो ऐसी अपहानि के लिए इस व्यक्ति को, सूचना देने वाले व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति इसके फायदे के लिए दे रहा है सूचना, और फिर अगर इसे कोई हो जाता है तो इसके लिए ये दोषी नहीं है। ऐसा व्यक्ति को सेक्शन 93 के तहत, ऐसे व्यक्ति को सेक्शन 93 के तहत बचाव मिलेगा। इसे इस साधारण अपवाद का फायदा मिलेगा। इसे क्या मिलेगा? साधारण अपवाद का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आगे एक एग्जांपल देखें आप कि कैर एक शल्य चिकित्सक, कैर एक शल्य चिकित्सक, एक डॉक्टर है। कैर क्या है? एक शल्य चिकित्सक है, डॉक्टर है। कैर एक शल्य चिकित्सक
एक रोगी को, किसको, रोगी को, ये पेशेंट है, ये ख है, वो रोगी है। क एक शल्य चिकित्सक इस रोगी को यानी इस ख को क्या देता है, गुड फेथ में सद्भाव पूर्वक सूचना देता है, संसूचना संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। यानी डॉक्टर ने सूचना दी इस पेशेंट को कि मेरे को ये लगता है कि तू अब जीवित नहीं रह सकता, यानी ऐसी बीमारी है, यानी इसको ऐसा रोग है जिसके कारण डॉक्टर ये कहता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि तू ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता। अगर तेरा कोई कार्य महत्वपूर्ण बचा हुआ है तो तू उसको निपटा सकता है। तेरे को मैं सूचना दे रहा हूँ, समय रहते तो तेरे पेंडिंग कोई कार्य है ऐसे जो तुझे ही करने हैं, वो तू कर सकता है, क्योंकि तू ज्यादा अब जीने वाला नहीं है, तेरा समय बहुत कम है। यह सूचना किसने दी, डॉक्टर साहब ने दी। किसको दी, इस पेशेंट को दी। कैसे दी, गुड फेथ में दी, सद्भावपूर्वक दी। होता है ना, डॉक्टर दे देता है ना सूचना कि भाई देख तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर तेरे कोई जरूरी काम है तो तू निपटा सकता है, कल को वो पेंडिंग रह जाएगी, तो तू अगर चाहे तो तू तेरे कार्य कर सकता है। ये सूचना इसने दी गुड फेथ में। और सूचना देने के बाद जैसे ही खैर को सूचना मिली कि तू अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, यानी अब ज्यादा जीवित नहीं रहेगा, तेरा समय नजदीक है, तेरी मृत्यु नजदीक है, इस बात की सूचना मिलती है किसको, इस रोगी को। और जैसे ही ये सूचना डॉक्टर साहब इसे देते हैं कि तू ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, इस आघात के परिणाम स्वरूप जैसे ये सूचना मिलती है इसको बहुत गहरा धक्का लगता है, आघात लगता है, और आघात लगने से खै की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। खै की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी ऐसे जिसने सुना कि अब तू ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, तुरंत इसे सदमा लगा और तुरंत इसकी डेथ हो गई, मृत्यु होगी। क्या यहाँ चिकित्सक किसी अपराध के लिए दोषी है, क्या चिकित्सक इस खै की हत्या के लिए दोषी है, क्या ये कै चिकित्सक इस खै के लिए मर्डर का दोषी है, या किसी अन्य अपराध का दोषी माना जाएगा, बताइए आप थोड़ा सा। हाँ, यद्यपि इस डॉक्टर को पता था इस बात का कि जो तू सूचना इसको दे रहा है ना खै को, कहीं इसको आघात न लग जाए, इस बात का भी इसे मालूम है, लेकिन फिर भी इसके फायदे के लिए दे रहा है। किसके, इसके फायदे के लिए दे रहा है कि मैं समय रहते तेरे को बता रहा हूँ, कल को बाद में कोई ये नहीं कहे कि डॉक्टर साहब हमारे को बताया नहीं, अगर बताते तो हम ये जरूरी काम था ये करवा लेते इससे। तो ये कह रहा है कि भाई मैं तेरे फायदे के लिए कह रहा हूँ कि तेरा जो कोई काम है, या काम का ना भी कहे तब भी कहता है कि तेरे पास समय कम है, अब जो आगे का तुम्हें सोचना है वो कर ले, तेरी जो भी व्यवस्था करनी है। यानी इसको फायदे के लिए सूचना दी, और ये सूचना सुनते ही किसी की मृत्यु के बारे में कहें कि तेरे पास समय कम है, तो हो सकता है उसको ऐसा आघात लगे, और ऐसा इसको आघात लग गया, और आघात के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। किसकी, इस खै की। कै चिकित्सक किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। यानी इसे धारा, कल को इसके खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चला भी दे हत्या का, तो कोर्ट इसे धारा 93 का फायदा देगी, 93 का ये लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि इसका मामला, इस चिकित्सक का मामला इस अपवादों के अंतर्गत आता है, यानी धारा 93 के अंतर्गत इसका मामला आता है, इसलिए ये किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है तो बोलो आप। सेक्शन 93 क्लियर, कोई है डाउट इसमें? नो सर। हाँ, चलो आगे चलते हैं, 94 को देखते हैं। धारा 94 क्या कहती है, धारा 94 वह कार्य जिसको वह कार्य वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति
धमकियों द्वारा विवश किया गया, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, यानी वह ऐसा व्यक्ति जिसको धमकियों के द्वारा विवश किया गया है, ऐसा कार्य करने के लिए अगर वो धमकियों द्वारा विवश होकर के ऐसा कार्य करता है तो उसका कार्य अपराध नहीं है, उसका कार्य अपराध नहीं है। सेक्शन 94 का ऐसे व्यक्ति को फायदा मिलेगा जो धमकियों द्वारा विवश होके उसने वो कार्य किया है। देखिए कैसे किया है। सेक्शन 94 ये कहता है कि हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों के सिवाय, इसके हत्या या मृत्यु से दंडनीय, हत्या या मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है छोड़कर, उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध है को छोड़कर ऐसे अपराध, ये धारा कहाँ लागू नहीं होगी, ये धारा वहां लागू नहीं होगी जहां मामला हत्या का है या मृत्युदंड से दंडनीय है और किसके विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध अपराध है। ऐसे मामलों को छोड़ करके उसके सिवाय कोई भी अपराध है उस पर यह धारा लागू होगी, यानी वहां इस सेक्शन 94 का फायदा मिलेगा। धमकियों द्वारा अगर विवश कर दे कि तू इस व्यक्ति की हत्या कर, इस व्यक्ति की हत्या कर, और वो व्यक्ति दूसरे की हत्या कर देता है तो उस पर मुकदमा चलेगा। क्यों? क्योंकि हत्या और मृत्युदंड से दंडनीय अपराध जो स्टेट के विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध है, उनको छोड़ करके इसके अलावा अगर कोई अपराध करता है धमकियों द्वारा विवश होके तो उसे धारा 94 का फायदा मिलता है। देखिए कैसे मिलता है कि हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है, ये कार्य क्या नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया है, जो उसे करने के लिए धमकियों द्वारा या ऐसी धमकियों से विवश किया गया है, मजबूर किया गया है, उसे बाध्य किया गया कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, उसे ऐसी कार्य करने के लिए धमकियों के द्वारा क्या किया गया, उसे विवश किया गया है, मजबूर किया गया है, जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्ति युक्त रूप से यह आशंका हो, जिसको ऐसा कार्य या ऐसी बात करते समय, बात का मतलब कार्य करते समय उसे ये युक्ति युक्त आशंका है, उसे ये युक्ति युक्त आशंका हो, थोड़ा सा टेक्निकल है ये और थोड़ा सा इसको शांत मन से सुनना, एक बार आप नोट करें इसको, कि उसे आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी, अन्यथा परिणाम यह होगा कि उसकी तत्काल मृत्यु कारित हो जाएगी, ये उसे युक्तियुक्त रूप से आशंका उत्पन्न होती है। परंतु यह तब, अब यह एक प्रोविजन डाल दिया है, परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम, अपनी ही इच्छा से या तत्काल
मृत्यु से कम हानि अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि को युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में डाला हो जिससे कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। कम अपहानि में डाला हो, अपनी इच्छा से अपने आप को इसमें डालता है। क्या करता है? ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को डालता है कि जिससे ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो, जिससे ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। अब देखो आप इस धारा को, क्या कहता है, जिसका स्पष्टीकरण भी आगे बताया गया। स्पष्टीकरण, दो स्पष्टीकरण दिए गए इसके, वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद इसको मैं समझाऊंगा। स्पष्टीकरण नंबर 1, स्पष्टीकरण नंबर 1 ये कहता है कि वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पिट जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उसके सील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का अधिकार नहीं है कि अपने साथी द्वारा इसी बात को करने के लिए विवश किया गया था, जो कि बिना अपराध है। यानी स्वेच्छा से या पिट जाने के भय से अपने आप को ऐसी टोली में सम्मिलित करता है। स्पष्टीकरण नंबर 2, स्पष्टीकरण नंबर 2, दूसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है? दूसरा ये कहता है कि डाकुओं की एक टोली द्वारा विकृत और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए जो विधिन अपराध है विवश किया गया व्यक्ति उदाहरणतः, हाँ, डाकुओं की एक टोली द्वारा विकृत और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा, डाकुओं की एक टोली द्वारा विकृत और तत्काल मृत्यु का भय के अधीन ऐसा कार्य करता है जो विधित अपराध है। दो स्पष्टीकरण दिए गए। अब आ जाइए यहाँ, क्या कहता है? सेक्शन 94 ये कहता है कि वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, क्या वह कार्य, कोई भी कार्य XYZ, कोई भी कार्य किसी व्यक्ति को इस कारण से करवाया गया उससे, उसे धमकियों के द्वारा विवश किया गया है, उसे धमकियों के द्वारा विवश किया गया कि आप ऐसा करो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा? तत्काल मृत्यु कारित कर दी जाएगी। आप तत्काल मृत्यु, धमकी के द्वारा विवश किया गया है, उस व्यक्ति को इतना विवश किया गया कि उसे ये भय दिखाया गया कि तेरी तत्काल मृत्यु कर देंगे, अगर तूने ऐसा कार्य नहीं किया तो तेरी अभी की अभी मृत्यु कारित करेंगे। और फिर उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगर तूने ऐसा कार्य नहीं किया तो अब तेरी मृत्यु निश्चित है, यानी अब तेरी मृत्यु की उसे युक्तियुक्त आशंका हो जाती है कि हाँ, अब तुझे छोड़ेंगे नहीं, अगर तूने जरा सी भी देर की तो ये तुझे मार देंगे। ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को पाता है और फिर ये कोई कार्य कर देता है तो इसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। लेकिन किन को छोड़ करके? हत्या और मृत्युदंड से दंडनीय कोई ऐसे अपराध जो राज्य के विरुद्ध है, उनको छोड़ करके अन्य कोई भी अपराध कर देता है ऐसे धमकियों के द्वारा विवश होकर के, तो उसका कार्य क्या नहीं माना जाएगा? अपराध नहीं माना जाएगा, उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। कब? जो ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने ऐसा कार्य किया है उसे करने के लिए धमकियों से विवश किया गया है, धमकियों द्वारा विवश किया गया है, और ऐसा विवश होने के बाद जब वो ऐसा कार्य कर रहा है मजबूरी में, तब उसे इस बात की युक्तियुक्त आशंका हो गई है कि अन्यथा परिणाम क्या निकलेगा, अगर तूने जरा सी भी देर कर दी या इनके कहने से कार्य नहीं किया तो तेरी तत्काल मृत्यु हो जाएगी, यानी तुझे तुरंत मार देंगे। जब कोई व्यक्ति अपने आप को इन परिस्थितियों में पाता है
कि मैं अगर जरा सी भी देर करता हूं या मैं इनके कहने से कार्य नहीं करता हूं तो मुझे मार देंगे। जब कोई व्यक्ति पर इस प्रकार से मजबूरी में डाल दे, उसको बाध्य कर दे कि तुझे ये करना पड़ेगा, नहीं किया तो तुझे अभी 1 सेकंड में गोली मार देंगे या तेरी गर्दन उड़ा देंगे, तब आदमी क्या करेगा? आदमी विवश होकर के फिर वो कार्य करेगा, क्योंकि जान सबको प्यारी है। अपनी जान को बचाने के लिए फिर वो क्या करता है? कार्य करता है। लेकिन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए उसे? उसे मृत्युदंड से दंडनीय कोई अपराध नहीं करना चाहिए, या कोई ऐसा है जो मृत्युदंड से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराध है, उन अपराधों को छोड़ने के अलावा चाहे वो कोई भी अपराध कर दे, ऐसी धमकियों के द्वारा विवश होकर के उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। अब देखो, लेकिन अपवाद दे दिया, प्रोविजो दे दिया यहाँ पे कि ये तब इसका फायदा मिलेगा जब अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से इन परिस्थितियों में डालता है कि हाँ मुझे तो धमकियों द्वारा विवश करना और फिर मैं उसका काम कर दूंगा या उसको आघात पहुंचा दूंगा या उसके चोट कार्य कर दूंगा या मैं ये कार्य कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो अपने आप को अपनी इच्छा से ऐसे लोगों को समर्पित करता है कि आप मुझे धमकी देना और फिर मैं ये कह दूंगा कि धमकियों द्वारा मुझे विवश किया गया है और फिर मुझे इस धारा का फायदा मिल जाएगा। अगर ऐसा करता है, अपने आप को स्वेच्छा से ऐसा कार्य करने की परिस्थितियों में डालता है, या जहां उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में उसे धमकियों द्वारा विवश किया गया है लेकिन तत्काल मृत्यु का भय नहीं है, या तत्काल मृत्यु का भय नहीं है, वो अपने आप को इन परिस्थितियों में नहीं पाता है कि अगर तूने नहीं किया तो तुझे तुरंत मार देंगे, ऐसी परिस्थिति में नहीं। हो सकता है थप्पड़ मार दे, हो सकता है कोई 323-24 की चोट कारित कर दे, लेकिन मृत्यु का युक्त भय नहीं है। ये नहीं है कि उसकी मृत्यु कारित दे। एक जगह तो ऐसे होता है कि यहाँ पिस्टल लगा दे कि कर, नहीं तो तुझे अपनी गोली तेरी खोपड़ी से निकाल दूंगा। आदमी के पास तत्काल मृत्यु का भय है, भाई हो सकता है कि नहीं किया, मना करती है गोली पार। तो यहाँ या तो अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में डालता है, वहां इसका फायदा नहीं मिलेगा, या जहां उसे तत्काल मृत्यु का भय नहीं है, जहां उसे तत्काल मृत्यु का भय नहीं है, फिर कोई ऐसा कार्य करता है तो वहां इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा, वहां इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए स्पष्टीकरण 1 नंबर, ये कहता है कि स्वेच्छा से या पिट जाने के भय से, कोई ये कहता है कि तेरे को पिटेंगे अगर तूने ऐसा नहीं किया तो अपने आप को पिट जाने के भय से ये कहता है कि मुझे तो विवश कर दिया, वहां विवशता नहीं मानी जाएगी। अपनी इच्छा से या पिट जाने के भय से अपने आप को ऐसी टोली में शामिल करता है, ऐसे लोगों की टोली में शामिल करता है कि भाई तुम मुझे धमकी दोगे तो मैं ये काम कर दूंगा, तो वहां इस धारा का फायदा नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। या डाकुओं की एक टोली विकृत या तत्काल मृत्यु का भय कारित करती है तो इस धारा का फायदा मिलेगा। जहां व्यक्ति को किडनैप कर ले और उसे कहे कि मैं तुझे तत्काल मृत्यु, अभी के भी तेरी मृत्यु करेंगे अगर तूने ऐसा नहीं किया तो, अगर वहां आदमी करता है तो ये कहा जाता है कि वो विवश होकर के कार्य कर रहा है। अब देखिए एक एग्जाम्पल, यही नहीं देता हूं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल दिया गया है कि एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है। एक लोहार को डाकुओं की एक टोली एक लोहार को ये कहती है कि तू अपने औजार ले, अपने छेनी हथौड़ा ले और एक घर का द्वार का ताला तोड़, एक गृह के द्वार का ताला तोड़। अगर ताला नहीं तोड़ा, अगर ताला नहीं तोड़ा तो तुझे क्या करेंगे? मार देंगे। एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया गया, ये कहा गया कि तू घर के द्वार का ताला तोड़। भाई डाकू है, लुटेरे हैं, उनको पता है कि घर पर एक मजबूत ताला लगा है, वो किसी लोहार को उठाते हैं, उठा के ले आते हैं कि चल हमारे साथ, तेरा थोड़ा ले, छड़ी ले, और उसे ले जाते हैं, उस घर के आगे खड़ा कर देते हैं कि ये रहा ताला और अब इसको तोड़। लोहार कहता है मैं नहीं तोड़ूंगा, कि नहीं तोड़ेगा तो तुझे मार देंगे, अभी की अभी, यही की यही तुझे खत्म कर देंगे, या तो ताला तोड़ दे जिंदगी चाहता है तो, नहीं तो तेरी अभी तुरंत मृत्यु कारित कर देंगे।
अब डाकुओं ने इतना भयग्रस्त कर दिया कि ये लोहार क्या करता है, इस ताले को तोड़ देता है, इस ताले को तोड़ देता है और डाकू घर में प्रवेश करते हैं और वहां लूट पाट जो भी करनी है वो करके वहां से चले जाते हैं, लूटपाट करके चले जाते हैं। यहाँ लोहार को इस धारा का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि लोहार को क्या किया गया है, धमकियों द्वारा ऐसा कार्य करने के लिए विवश किया गया है और तत्काल मृत्यु का भय उसे कारित किया गया है। बताओ, इस लोहार के खिलाफ अगर कल कोई ये मामला चलता है कि भाई आपने डाकुओं के लिए लूट को आसान बनाने के लिए आपने सहयोग किया, इसलिए आप पर लूट का मुकदमा चलाया जाता है, आपको दंडित किया जाता है, इसे अपराधी बना लिया, क्या उसे धारा 94 का लाभ मिलेगा? मिलेगा क्या 94 का लाभ इसे? मिलेगा सर। क्यों मिलेगा? मिलेगा तो क्यों मिलेगा? क्योंकि उसको मृत्यु का भय भी है, तत्काल मृत्यु का भय भी हो गया। हाँ, तत्काल मृत्यु का भय है और ये स्वेच्छा से थोड़ी आया, यहाँ पे अपनी इच्छा से नहीं आया ना, स्वेच्छा से नहीं आया और ना ही से मृत्यु से कम अपाने का भय। ये थोड़ी का डाकुओं भी तेरे हाथ तोड़ देंगे, हाथ तोड़ने की धमकी दे तब तो क्या पता वो मना भी कर देता, लेकिन यहाँ तो कहा गया कि तुझे मार देंगे अभी के अभी अगर ऐसा नहीं किया तो। फिर वो विवश होकर के क्या करता है, ताला तोड़ देता है। इस लोहार ने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया है, ये निर्दोष है, किसी भी प्रकार का दोषी नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये स्वेच्छा से नहीं हुआ, स्वेच्छा से शामिल नहीं हुआ, अपने आप को स्वेच्छा से थोड़ी करता है कि आप आना मेरे घर पे, मेरे को उठा के ले जाना लोगों को दिखाने के लिए और मैं वहां जाकर के ताला तोड़ दूंगा और अपने को फायदा हो जाएगा, लूट खा दादा धन बांट देंगे, ऐसा नहीं है, स्वेच्छा से नहीं है, इसे मजबूर किया गया है, बाध्य किया गया है, तत्काल मृत्यु का भय दिया गया है, इसलिए विवश होकर के ये कार्य करता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। सर गौर अपहानि अगर धमकी दे तो इसमें लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा, तत्काल मृत्यु का भय, केवल एक ही ऑप्शन है, तत्काल मृत्यु का भय। मृत्यु भी तत्काल है। अगर कोई फोन पर ये कहे कि 200 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति फोन करता है कि अभी के अभी फलां घर के जाके आके तू ऐसा करके आ, नहीं तो तुझे मैं मार दूंगा। अब 200 किलोमीटर से उसने धमकी दी है, हत्या की, मारने की धमकी दी है, क्या ऐसी धमकी या ऐसी मृत्यु तत्काल मृत्यु का भय मानी जाएगी? तत्काल मृत्यु का भय वही मानी जाएगी जिसमें व्यक्ति के पास इतना अवसर न हो कि वो प्रशासन के पास पहुंच सके। हाँ, एक वही की वही ऑन द स्पॉट उसे भय दिया गया कि अभी के अभी कर, अन्यथा तुझे मार दिया जाएगा। वहां बचाव का कोई ऑप्शन नहीं है, पब्लिक सर्वेंट की कोई सहायता नहीं ले सकता, किसी प्रकार से बचाव नहीं कर सकता, तो ये कहा जाता है कि तत्काल मृत्यु का भय है। जहां बचाव का अवसर मिल गया, तत्काल मृत्यु का भय नहीं है। 200 किलोमीटर दूर से फोन पे धमकी दी, तत्काल मृत्यु का भय नहीं है। आदमी को इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा अगर वो ऐसा कार्य कर देता है फोन की धमकी के आधार पर, तो ठीक है। तो सेक्शन 94 इस धारा के लिए जो आवश्यक तथ्य है वो यही है कि इसे भय के अधीन या कोई काम करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया गया हो और तत्काल मृत्यु का भय इसे दिया गया हो, और ऐसा अपराध हत्या का नहीं होना चाहिए और राज्य के विरुद्ध हत्या से दंडनीय अपराध इसे नहीं होना चाहिए। इनके अलावा कोई भी दंडनीय अपराध के लिए इसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। स्वेच्छा से अपने आप को इस स्थिति में नहीं डाला हो, ठीक है। आर वर्सेज रामावतार, आर वर्सेज रामावतार एक केस है, आर वर्सेज रामावतार। आर वर्सेज रामावतार, इस मामले में एक मालिक ने तत्काल मृत्यु के भय के अधीन अपने नौकर से एक डेड बॉडी हटवाई। उस नौकर ने कोई अपराध नहीं किया। ये क्या किया? एक मालिक ने अपने नौकर से एक डेड बॉडी यानी शव को हटवाया कि यहाँ से इसको हटा करके वहां रख दो, और ऐसे शव को हटाने को जो नौकर था उसने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया, क्योंकि उसे तत्काल मृत्यु का भय दिया गया था। ये अगर नहीं हटाया तो तेरी तत्काल मृत्यु तेरी भी ऐसी कर देंगे जैसे कि डेड बॉडी पड़ी है वैसे तू पड़ा हो गया।
तो फिर उसने अगर ऐसा कर दिया तो वो कोई अपराध नहीं है। सेम वर्सेस एम्परर एक मामला है, सेम वर्सेस एम्परर का। अब इसमें आप बताना, सेम वर्सेस एम्परर एक मामला है। इस सेम वर्सेस एम्परर में अभियुक्त ने पुलिस टॉर्चर के कारण न्यायालय में झूठी गवाही दी। इस सेम वर्सेस एम्परर के मामले में जो अभियुक्त था उसने पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर झूठी गवाही दी। पुलिस ने इतना टॉर्चर किया उसे कि उसे केस में झूठी गवाही दी उस व्यक्ति ने किसी के विरुद्ध, इस झूठी गवाही के कारण निर्दोष व्यक्ति को सजा भुगतनी पड़ी। कोर्ट ने निर्धारित किया कि अभियुक्त इस धारा का बचाव नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ तत्काल मृत्यु का भय नहीं दिया गया था, केवल यातना दी गई थी, और यातना के आधार पर किसी के विरुद्ध झूठी गवाही दे और वो व्यक्ति सजा भुगते तो फिर इस धारा का इसे लाभ नहीं मिलेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे तो धमकियों द्वारा विवश किया गया था, नहीं, उसे इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये था सेक्शन 94। अब एक सेक्शन और 95 और कर लेते हैं। धारा 95, धारा 95। धारा 95 क्या कहती है? धारा 95 ये कहती है तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य, तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य, तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य, धारा 95। तुच्छ अपहानि का मतलब समझते हैं आप? कैसी है? कोई छोटा मोटा नुकसान किया है, और छोटे मोटे नुकसान वाला अगर कोई कार्य करता है तो वो क्या नहीं है? अपराध नहीं है। क्या नहीं है? अपराध नहीं है। क्या कहती है धारा 95 में? कहती है कि कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है। कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है, इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है, कि उससे कोई अपहानि कारित होती है, या कारित की जानी आशयित है। या तो ऐसे कार्य से अपहानि हो गई है या ऐसी अपहानि आशयित है, यानी ऐसी उम्मीद है कि ऐसा नुकसान हो सकता है। आशयित का मतलब ऐसी संभावना है कि ऐसी हानि हो सकती है ऐसे कार्य के द्वारा। या तो कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि ऐसी अपहानि कारित हो जाएगी, या ऐसी अपहानि कारित होना आशयित है, या कारित होने की संभाव्यता का ज्ञात है, या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है कि भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा उसे पहले से मालूम है। यदि वह इतनी तुच्छ है, यदि वह क्या? ऐसी अपहानि इतनी तुच्छ है, इतनी छोटी है, इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा। इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति, मामूली समझ व स्वभाव वाला व्यक्ति इसकी शिकायत न करेगा, इसकी शिकायत न करेगा। भाई क्या कहता है? ये कहता है कि तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य अपराध नहीं है। सेक्शन 95 में ऐसे कार्य अगर हो जाते हैं तो धारा 95 उनके लिए अपवाद है, वहां उसे लाभ मिलेगा। कार्य कैसा है? कोई बात या कोई कार्य इसलिए अपराध नहीं माना जाएगा कि उससे कोई हानि हो गई। मात्र ऐसे नहीं है कि ऐसा करने से कोई हानि हो गई और जिसको हम अपराध कह दें, नहीं, ऐसा हानि हो जाती है, या ऐसी हानि होना आशयित है, या ऐसी संभाव्यता का ज्ञात है कि ऐसे कार्य से ऐसे हानि हो सकती है, और फिर कोई अपहानि हो जाती है, और जो अपहानि हुई है वो कैसी है? तुच्छ है, इतनी छोटी है कि सामान्य समझ का व्यक्ति भी, साधारण से साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी ऐसी अपहानि की शिकायत नहीं करेगा।
ऐसी अपहानि की शिकायत नहीं करेगा। बस में भीड़ है और बस में धक्का लग गया और धक्का लगने से कोई गिर गया, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे मामलों को कोर्ट में थोड़ी लेके जाता है। भाई भीड़ है ज्यादा, धक्का लग गया, अचानक से ब्रेक लगे, तो सामान्य समझ का व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाता, उसको ले जाके कोर्ट में नहीं लेके जाता ऐसे मामलों को। उसे मालूम है कि भीड़ है, चलो धक्का लग गया, कोई खास बात नहीं, कभी कभार चोट लग भी जाती है, या कभी कभार अचानक से बाइक टकरा जाता है जहां उसको ये लगता है चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, हल्का सा नुकसान हो गया, क्या हो गया, कोई खास बात नहीं। ऐसे अगर मामले हैं तो ऐसे मामले जहां हानि कैसी है, तुच्छ है, छोटी है, ज्यादा नुकसान हो जाए तो लाइबल है, लेकिन ऐसा नुकसान जो बिल्कुल छोटा सा है, अगर ऐसी हानि की कोई सामान्य व्यक्ति जिसकी शिकायत नहीं करता है और फिर ऐसे कार्यों के लिए अगर कोई अपराध कर दे, ऐसे कार्यों के विरुद्ध कोई शिकायत कर देता है और उसे मुलजिम बना लेता है, अभियुक्त बना लेता है, तो ऐसा व्यक्ति अपराधी नहीं है, उसे धारा 95 का फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हानि ऐसी तुच्छ है जिसकी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति तो शिकायत नहीं करता। अपवाद स्वरूप कोई व्यक्ति ऐसा हो, वो कहता है कि नहीं मैं तो करूंगा, भले ही मेरी तो इतनी सी टच भी हुआ है तो भी मैं तो इस पर आपराधिक हमला या उसका जो बल का है वो मुकदमा दायर करूंगा। तो कानून तो कहता है कर सकते हो, लेकिन कानून ये भी कहता है कि ये जनरल एक्सेप्शन है, सामान्य अपवाद है, जहां नॉर्मली ऐसी हानि हो जाती है तो उसकी कोई शिकायत नहीं करता, सामान्य बुद्धि का आदमी भी उसकी शिकायत नहीं करता, अपवादिक कोई कर दे तो अलग बात है। तो अगर ऐसी हानि है जो तुच्छ है, जिसके बारे में ज्यादा उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, गौण हानि है, तो वहां ऐसा हानि हो जाती है तो वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, अभियुक्त को उसका फायदा मिलेगा। एग्जाम्पल इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया, बस इतनी छोटी हानि है कि विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती। एक कहावत है, लॉ में एक मैगजीम है कि विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती, यानी कानून है वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती, यानी उसका लाभ उसे मिलेगा। ठीक है। अब आप देखते हो कई बार रेयर केसेस में तो कर देता है, पेट्रोल पंप पे आपने मान लो 100 रुपए का तेल डलवाया और तेल डला 99.90, 99 रुपए 90 पैसे का तेल डला। अब वो 10 पैसे के लिए सामान्य बुद्धि का आदमी केस करेगा क्या? सामान्य बुद्धि का आदमी केस नहीं करता उसके लिए, लेकिन एक्सेप्शनल कोई व्यक्ति है वो केस कर सकता है। लेकिन ये तो मामला कैसा है, ये तो सिविल प्रकृति का मामला हो गया, कंज्यूमर कोर्ट का मामला बन गया, आपराधिक नहीं है। अगर ऐसे आपराधिक मामले की बात करें तो भीड़ है, बस में इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है, और वहां अचानक से धक्का लग जाए किसी के, तो वो ये नहीं है कि इसने मेरे पर आपराधिक बल कर दिया। तो ऐसे जो हानि है वो तुच्छ हानि है, और तुच्छ हानि माफी योग्य है। सेक्शन 95 के तहत अपराधी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनेगा जहां ऐसी हानि तुच्छ है, जहां छोटी हानि है। ठीक है। अपहानि में शारीरिक, मानसिक और सांपत्तिक विषय क्षति सम्मिलित है। ऐसी अपहानि में चाहे तो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, और चाहे आर्थिक हो, कोई भी हो, ऐसी हानि में सब संपत्ति विषय सभी हानियां इसमें सम्मिलित है। जैसे मान लो मैंने ये कहा इसके लिए कोई मुकदमा दायर नहीं करेगा, 10 पैसे बच गए किसी में या 2 पैसे बच गए, तो ये नहीं कि भाई मेरा पैसा खा गया ये या मेरी अमानत में खयानत कर दी, यानी ये क्रिमिनल मामले नहीं बनते। अगर कोई कर देता है तो कोर्ट ये कहते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए कोर्ट में नहीं आना चाहिए, अपराधी को दोष मुक्त कर देती है। जहां सामान्य समझ का व्यक्ति ऐसे शिकायत नहीं करता, केवल उन मामलों में है, केवल उन मामलों में है जहां सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता, वहीं तक ही इस धारा का फायदा मिलेगा। ठीक है। मामूली शब्द और स्वभाव का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति उस श्रेणी का होना चाहिए जिस श्रेणी का वास्तविक परिवादी है, यानी परिवादी और जो अभियुक्त है वो दोनों की बुद्धि एक जैसी हो, उस जैसा है, यानी तुम भी नहीं करता, तेरी जगह मैं होता तो मैं भी इसकी शिकायत नहीं करता, ऐसे नॉर्मल जो है उस व्यक्तियों के लिए इसका फायदा मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, एथिरन का एक मामला है, एथिरनन एक मामला है जिसमें क्या किया गया, जिसमें कोई व्यक्ति बिना आज्ञा के लिए पूजा के लिए कुछ फूल तोड़ लेता है, तो यह परिभाषित रूप में चोरी है,
यद्यपि न्यायालय उस व्यक्ति को धारा 95 के अंतर्गत मुक्त कर देगा। भाई एक किसी का बाग है और बाग में से पूजा के लिए उसने 2-4 फूल तोड़ दिए, 2-4 फूल तोड़ लिए। वो व्यक्ति कहता है तूने मेरी बिना परमिशन के चोरी कर ली, मेरे फूलों की चोरी कर ली, और चोरी के लिए उसे अभियोजित करता है, चोरी के लिए अपराधी बना के कोर्ट में ले आता है। हालांकि कानून के अनुसार तो 379 चोरी में ये आता है, चोरी की परिभाषा में आता है, क्योंकि अगर किसी की संपत्ति बिना उसकी परमिशन के वहां से ले जाते हैं तो चोरी के अंतर्गत आती है। चोरी तो की है 2-4 फूलों की, लेकिन इंटेंशन चोरी करने का नहीं था। और एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ऐसे मामलों में चोरी के लिए दंडित नहीं करता। ये क्या हो गया, 2 फूल पूजा के तोड़े तो तोड़ दिए, क्या फर्क पड़ गया। यानी ऐसी हानि जो हुई है वो कैसी है, तुच्छ हानि है, ऐसी हानि तुच्छ है। तो इसमें अभियुक्त को चोरी का दोषी नहीं माना जाएगा, उसे निर्दोष घोषित कर दिया जाएगा, सेक्शन 95 का उसे फायदा मिलेगा। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।